आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा मां अंबे की अद्भुत तस्वीर की भी है। देखिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कई कन्याओं की पूरे विधि विधान से पूजा की, उन्हें चुनरी ओढ़ाई, साथ ही आरती उतारी और पूरे भक्तिभाव से भोजन करवाया। गुजरात के गांधीनगर में गरबा फेस्टिवल के दौरान एक अद्भुत तस्वीर भी देखने को मिली। दरअसल यहां कल्चरल फोरम के गरबा मैदान में आरती के समय मां अंबा की प्रतिकृति बनाई गई। हजारों लोग करीब 31,000 तेल के दियों से देवी अंबा की आकृति बनाने के लिए इकट्ठा हुए। बिहार में सुपौल के दुर्गा मंदिर में नवरात्रि पर एक युवक की अनोखी साधना देखने को मिली। दरअसल यहां एक युवक ने छाती पर 9 कलश स्थापित किए हैं। ये युवक बिना अन्न और जल के मां दुर्गा की आराधना में लीन है। इतना ही नहीं, इस अनोखी भक्ति को देखने के लिए मंदिर में कई लोगों की भीड़ भी जुटी। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी गई। दरअसल ये कपाट 2 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:14 पर बंद कर दिए जाएंगे। गंगोत्री धाम के गंगा पुरोहितों ने कपाट बंद करने की तिथि घोषित की। ये कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली अपने मायके मुखीमठ यानी मुखबा के लिए रवाना होगी। फिर इसके अगले दिन यानी 3 नवम्बर को मां गंगा की उत्सव डोली मुखीमठ पहुंचेगी। झारखंड के देवघर में किन्नर समाज ने भी नवरात्रि को खास तरीके से मनाया। यहाँ किन्नर समाज के मुखिया रोज मौसी के घर पर 50 से ज्यादा कन्याओं का पूजन किया। इस दौरान इन्हें भोजन भी करवाया गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर व्रत के बाद तेजी से क्यों बढ़ता है वजन, इससे जुड़ी हुई है। नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक लोग देवी दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं और व्रत भी रखते हैं। वहीं कुछ लोग व्रत सिर्फ इस वजह से रखते हैं कि इससे उनका वजन कम हो सकता है, लेकिन असल में इसका उल्टा हो जाता है। दरअसल उपवास के बाद कुछ लोगों का वजन तेजी से बढ़ता है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि व्रत करने के बाद भी उनका वजन क्यों बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि व्रत के तुरंत बाद हेवी डाइट और फैटी फूड से दूरी बनाए रखने को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की खूब धूमधाम के साथ पूजा अर्चना की जाती है और कई लोग 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं। हालांकि हर जगह व्रत की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन अन्न का त्याग करते हैं तो वहीं कुछ लोग सिर्फ दिन में एक बार सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, तो कुछ लोग पूरी तरह से भोजन त्याग कर सिर्फ फलाहार या जलाहार करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखकर भी वजन कम किया जा सकता है। मोटापे और ज्यादा वजन से परेशान लोगों के लिए नवरात्रि व्रत एक अच्छे पैकेज की तरह होता है। हालांकि वो मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व्रत करते हैं, इसके साथ ही उन्हें वेट मैनेजमेंट का बोनस भी मिल जाता है। लेकिन इसके साथ ही बड़ी समस्या ये है कि 9 दिन के व्रत के बाद अपने डेली डाइट रूटीन में फिर किस तरह से लौटना है। सवाल इसलिए क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि व्रत के दिनों में वजन घटाने के लिए की गई सारी मेहनत नॉर्मल डाइट रूटीन में लौटते ही चौपट हो जाती है। व्रत के दौरान घटा वजन फिर से बढ़ जाता है, तोंद फिर से निकल आती है। लिहाजा ये जानना जरूरी है कि नवरात्रि व्रत खत्म होने के बाद तुरंत रूटीन फूड हैबिट्स पर क्यों नहीं लौटना चाहिए। फास्टिंग के वक्त हम लाइट खाना खाते हैं जिससे कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड नहीं पड़ता, क्योंकि कैलोरीज कम है, हम वैरायटी खा रहे हैं, हम बहुत ही पौष्टिक चीजें खा रहे हैं, बॉडी भी रिप्लेनिश होता है और इसके साथ कुछ हद तक वाटर लॉस भी होता है, फैट लॉस और थोड़ा मसल लॉस भी हो सकता है।
अब जब फास्टिंग हो जाता है उसके बाद अगर हम बहुत ज्यादा हैवी खाना, ऑयली खाना या शुगरी खाना खाएंगे तो इससे हम एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड डालते हैं, सेकेंडली हम सडनली अपना इंसुलिन लेवल जो फास्टिंग के वक्त कम था उसको सडनली हम बढ़ा रहे हैं, जिससे कि ब्लड शुगर भी बढ़ सकता है और इंसुलिन बढ़ने से फैट डिपोजिशन हो जाता है बॉडी में। ये सवाल इसलिए क्योंकि व्रत के दौरान लोग अन्न का त्याग कर देते हैं। सिर्फ फल और सब्जियों से बना सात्विक ये सारी चीजें। और इसके अलावा आपको खाने की मात्रा कम रखनी है, ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इससे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, वेट पर भी इफेक्ट पड़ेगा और इससे एसिडिटी भी बढ़ेगी। तो ओवर ईटिंग नहीं करना, खाने को बहुत अच्छे से च्यू करना है, बहुत अच्छे से चबाइए ताकि आप उससे डाइजेशन भी प्रॉपर होगा और आप स्लो खाएंगे। और जब हम स्लो खाते हैं तो हम ओवर ईटिंग कम करते हैं क्योंकि बॉडी को हंगर सिग्नल मिल जाता है प्रॉपर। व्रत के बाद भोजन में इस बात का ख्याल रखा जाए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा फाइबर और प्रोबायोटिक्स हों। इससे पाचन तंत्र पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। फाइबर के लिए फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाया जाए और प्रोबायोटिक्स के लिए भोजन में दही जरूर शामिल करें। वहीं इसका ख्याल रखना भी जरूरी है कि व्रत के दौरान घटाया गया वजन कैसे मेंटेन रहेगा। इसके लिए कुछ बातों का आप ध्यान रखें, जैसे भोजन में प्रोटीन और फाइबर का संतुलन रखा जाए, ताजे फल और सब्जियां रोजाना खाई जाएं, मिनरल्स के लिए नारियल पानी पीते रहें, दलिया, ओट्स और चोकर युक्त आटा खाएं। प्रोबायोटिक्स के लिए दही का सेवन करें, रोजाना 6 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं और हर दिन खाने का प्लान पहले से तैयार रखें। साथ ही रोजाना कम से कम 7 घंटे की नींद, जंक और पैकेज फूड से दूरी बनाएं और नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूर करें। आपको एक्सरसाइज थोड़ी सी बनाए रखना है ताकि जो फैट लॉस हुआ है, जो कैलोरीज है, ये सारी बर्न भी हो सके। साथ में एक्सरसाइज हमारी इंसुलिन की एफिशिएंसी बढ़ाता है, ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करता है और उसके साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म, जो हमारा कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी है, वो भी इंप्रूव करता है। तो ये 4 चीजें, वाटर प्रॉपर्ली रिप्लेनिश करना इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, इन्फ्लेमेशन कम करना सारे हर्ब्स एंड हर्बल टी के साथ, खाने की मात्रा और चॉइस और एक्सरसाइज, ये 4 चीजें फास्टिंग के बाद फॉलो करना बहुत जरूरी है।
व्रत के दौरान हमारा पाचन तंत्र आराम के मोड में चला जाता है। फिर जब अचानक इसे इतना खाना पचाना पड़ता है तो ये जवाब देने लगता है। इसी वजह से अपच और उल्टी की समस्या भी शुरू हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि व्रत के तुरंत बाद हैवी डाइट और फैटी फूड से दूरी बनाए रखने को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हरियाणा में 15 तारीख को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री मोदी के भी शामिल होने की चर्चा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस शनिवार को सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला वहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने के लिए विधायकों का समर्थन पत्र सौंपेंगे। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण के लिए तारीख का फैसला नहीं हुआ है। इस बीच फारूक अब्दुल्ला ने वहां शांति बहाली को अपनी प्राथमिकता बताया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला किया। दरअसल वहां मदरसा शिक्षकों के वेतन में इजाफा किया गया। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया। जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य के मदरसों में पारंपरिक और धार्मिक शिक्षा के अलावा गणित, विज्ञान, समाज शास्त्र, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और उर्दू की शिक्षा देने के लिए भी शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद बीएड, बीएससी, बीएड शिक्षकों का वेतन 8,000 रूपए से बढ़ाकर 18,000 रूपए हो जाएगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के आवेदन शनिवार से शुरू हो जाएंगे। इसके तहत युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इस योजना का मकसद 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इनमें गैस, तेल और ऊर्जा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मौके हैं। योग्य उम्मीदवार pminternship.mca.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस योजना के तहत इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को हर महीने 5,000 रूपए दिए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने पालम इलाके में एक युवक को लूटने वाले गैंग को 6 घंटे में पकड़ लिया। दरअसल इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया था। फिर कुछ जानकारी जुटाते हुए इस गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और एक नाबालिग को भी पकड़ा गया। इन आरोपियों ने राह चलते अकेले युवक का गला दबाकर उसका बैग लूट लिया था। नवरात्रि के बीच मध्य प्रदेश के बैतूल में अष्टमी और नवमी पर जिला अस्पताल में जन्मी बच्चियों को खास तोहफे दिए गए। इस दौरान समाज सेवियों ने सोने के लॉकेट और चांदी के सिक्के भेंट किए। इस मौके पर एक बेटी को सोने का लॉकेट दिया गया तो बाकी 20 बेटियों को चांदी के सिक्के दिए गए। वहीं इन कन्याओं को जन्म देने वाली माताओं का भी सम्मान किया गया। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में कल रात से आज दोपहर तक खूब सियासी ड्रामा और हंगामा हुआ। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के अंदर जाने की जिद पर अड़े हुए थे, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें जाने नहीं दिया गया और उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। हालांकि अखिलेश ने अपने घर के बाहर जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जमकर जुबानी तीर चले। राजधानी लखनऊ में आज का दिन हंगामेदार रहा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर थे। हंगामे की शुरुआत बीती रात से ही हो गई थी, जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी JPNIC के बाहर पहुंच गए। सुबह बवाल तब और बढ़ गया जब अखिलेश यादव के आवास के बाहर पुलिस की घेराबंदी हुई। दरअसल अखिलेश यादव JP सेंटर में श्रद्धांजलि देने के लिए अड़े हुए थे और जैसे ही प्रशासन को ये भनक लगी कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश JP सेंटर जाएंगे, तो वहां टिन शेड लगवा दिए गए ताकि कोई भीतर न जा सके। मगर अखिलेश यादव रात में ही वहां पहुंच गए और अपने इरादे बता दिए। इसके बाद आज सुबह लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया। इसके बावजूद अखिलेश घर से बाहर निकले। उनसे पहले कार्यकर्ता JP की प्रतिमा लेकर यहां पहुंचे और अखिलेश ने
घर से करीब 50 मीटर दूर जाकर बीच सड़क पर ही जेपी की प्रतिमा पर माला चढ़ाई और चुनौती दी कि पुलिस उन्हें कब तक रोकेगी। जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये है कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जन नायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी। नियमों को तोड़ना और कानून को अपने हाथ में लेना एक समाजवादी पार्टी की संस्कृति सा बन गया है, और उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य करना एक सब जग जाहिर है। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश में जेपी जयंती को लेकर जारी इस सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है, जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी आज देश में जिस तरह का वातावरण पैदा कर रही है, वो इस देश की आज़ादी के माथे पे कलंक है। जनता कभी भूल नहीं पाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वो लोग जो सत्ता में हैं, जिनको इस देश की आज़ादी से कोई मतलब नहीं रहा है, न देश की आज़ादी में उनका योगदान रहा है। मुझे लगता है कि जयप्रकाश नारायण जी की चाहे वो जन्म तिथि हो, चाहे पुण्य तिथि हो, या कोई भी अवसर हो, उसके उस पर जो है वो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना जो है वो किसी को रोका थोड़ी जा सकता है। आप अगर उसके नाम पर अगर सियासत कर रहे हैं और उसको जो है वो बात का बतंगड़ बना करके उसके सियासी गुड़ा भाग करने की कोशिश कोई कर रहा है, तो उससे उनको फायदा होने वाला नहीं है। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए क्या हम उद्दंडता करते हैं, अराजकता करते हैं, हाहाकार करते हैं, हल्ला बोल करते हैं क्या? तो इसलिए उनका खुद का जो है वो इस तरह का जो व्यवहार है वो अपने आप में उसका जवाब है। जब बात बढ़ गई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी योगी सरकार पर सियासी हमला करना शुरू कर दिया। दावा यही किया कि आज भी देश में आपातकाल जैसे हालात हैं। देखिए, ये सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। आप पहले भी देखे हैं, पिछले साल भी इसी तरीके की चीजें की गई थी और गेट बंद करके रोका गया था। इस बार भी आज जो चीजें सामने आ रही हैं कि पूरी तरीके से उसको ढक दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जैसे इन्होंने बनारस में सर्व सेवा संघ को ध्वस्त किया और एक अच्छी खासी जगह को बर्बाद किया बनारस में, इसी प्रकार ये आज जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती है। मुझे लगता है कि शायद उस स्थान को भी पूरी तरीके से ये ध्वस्त करने के लिए और किसी न किसी बड़े व्यापारी को बेचने की तैयारी में होंगे, इस नाते ये सारी चीजें कर रहे हैं। मैं बहुत हैरान हूं कि भाजपा वाले चिल्ला चिल्ला के इस देश को बताना चाहते हैं कि आज भी आपातकाल लगा हुआ है, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आपातकाल के खिलाफ पूरे देश को जगाया। लाखों युवाओं ने जेलें भरी, 2-2 साल तक यातनाएं दी गई लोगों को, और उनको श्रद्धांजलि देने का अधिकार अखिलेश यादव जी को नहीं है, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मैं तो समझता हूं कि ये भाजपा चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि आज भी आपातकाल लगा हुआ है। वैसे जेपी स्मारक को लेकर जारी ये घमासान नया नहीं है। पिछले साल भी आज के ही दिन खूब हंगामा हुआ था, जब जेपी सेंटर में अखिलेश यादव ने हंगामे के बीच दीवार फांदकर घुसने की कोशिश की थी। यही वजह है कि इस बार प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर था और रात से ही तैयारियां तेज कर दी गई थी। हालांकि फिर भी हंगामा तो हुआ और खूब हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं।
जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 230 अंक लुढ़ककर 81,381 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 34 अंक नीचे 24,964 पर लुढ़क गया। कारोबार के दौरान बैंक और ऑटो सेक्टर में कमजोरी देखी गई। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा अब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे। ट्रस्ट ने एक बैठक की जिसमें नोएल टाटा के नाम का ऐलान किया गया। अब तक रतन टाटा ही टाटा ट्रस्ट के प्रमुख थे। अभी टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टाटा सन्स है, लेकिन टाटा ट्रस्ट मैनेजमेंट के मामले में इससे भी ऊपर है। वहीं 67 साल के नोएल टाटा ने जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि वो सम्मानित और विनम्र महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वो रतन टाटा और टाटा ग्रुप के संस्थापकों की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। रिलायंस की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अपनी ऐप लॉन्च कर दी। इसका नाम जियो फाइनेंस ऐप है। यूजर्स इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि इसमें यूजर्स के लिए कई आकर्षक ऑफर हैं। खबर है कि सितंबर में रिकॉर्ड नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जारी की गई। इस दौरान 32 लाख से ज्यादा पॉलिसी बनी, जबकि पिछले साल सितंबर में 22 लाख से ज्यादा नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी की गई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि लोगों का रुझान लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की तरफ बढ़ा है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने सस्ते प्लॉट के लिए लॉटरी का आयोजन किया। इस योजना के तहत 361 प्लॉट दिए गए। इनमें 120, 162, 200, 500, 1000 और 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट रहे। इस लॉटरी कार्यक्रम में जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई थी। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज इसी में बात महानायक अमिताभ बच्चन की, जिनके 82वें जन्मदिन पर फैंस से लेकर सितारों तक ने खूब सारी उन्हें बधाई दी। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ था, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अपने पसंदीदा एक्टर को बर्थडे विश करने के लिए तमाम फैंस बिग बी के घर के बाहर उमड़े। अमिताभ बच्चन की इस एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ दिखी। बिग बी ने भी घर से बाहर निकलकर उनको शुक्रिया कहा। किसी के लिए शहंशाह तो किसी के लिए एंग्री यंग मैन। अमिताभ को उनकी फिल्मों के नाम ने तो बड़ी पहचान दी ही है, लेकिन बिग बी के फैंस उन्हें सदी का महानायक भी कहकर बुलाते हैं। वाकई अमिताभ जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। इतना आकड़ के क्या बात करता है रे? अरे अकड़ता नहीं है रे, ये अपन का स्टाइल है। सिनेमा जगत में अमिताभ बच्चन वो नाम है जिसने बॉलीवुड में शुरुआती नाकामी को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि आज बॉलीवुड ही नहीं पूरे मनोरंजन जगत को उससे बड़ी मजबूती मिली है। मुंबई में अमिताभ के घर के सामने फैंस ने उनके बर्थडे का सेलिब्रेशन तो बीती रात से ही शुरू कर दिया था। देर रात से ही यहाँ फैंस का मजमा लगना शुरू हो गया। अपने चहेते सुपरस्टार के जन्मदिन पर फैंस उनकी एक झलक पाने को बेकरार थे। अपने पसंदीदा एक्टर के जन्मदिन पर उनके घर के बाहर फैंस ने 12 बजते ही केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। Happy birthday to you, happy birthday dear Abisel, happy birthday to you। कई लोगों का एक रिचुअल होता है, ये हमारी रिचुअल है कि इस दिन जो होता है 11 अक्टूबर को हम ऑफिशियली काम नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ये हमारा सबका मिलना होता है, सारे ईएफ सर के दर्शन होते हैं, हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली दिस इज लाइक ईद, दिवाली, क्रिसमस फॉर ऑल ऑफ अस। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ डॉन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ डॉन, डॉन डॉन डॉन। और इस एक ही हो सकता है, और एक ही है और एक ही रहेगा। फैंस का ये जमावड़ा बिग बी के प्रति इनकी दीवानगी को दिखाने के लिए काफी है। चाहने वालों की ये बेलौस मोहब्बत यूं ही नहीं है,
दरअसल अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग से हिंदी सिनेमा के इतिहास में इतनी लंबी लकीर खींची है जो कभी मिटाई नहीं जा सकती। दूसरे के ये बेकरार हम, एक दूसरे के वाले मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। 82 साल के हो चुके बिग बी आज भी फैंस के प्यार की जंजीर से बंधे हैं, लेकिन इस बेमिसाल प्यार और सम्मान पर उन्होंने कभी गुमान नहीं किया, अभिमान नहीं किया और वो हर बड़े मौके पर अपने फैंस का आभार जताना नहीं भूलते। मुंबई से एजाज खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की, जिनकी पिछले दिनों बिग बॉस शो में जाने से तीखी आलोचना हुई थी। आपको बता दें कि सलमान खान की मेजबानी वाले बिग बॉस सीजन 18 का ग्रैंड प्रीमियर 6 अक्टूबर को हुआ था। इस दौरान सलमान खान के साथ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी नजर आए थे। हालांकि अनिरुद्धाचार्य इस शो के कंटेस्टेंट नहीं हैं, बल्कि गेस्ट यानी कि अतिथि बनकर कुछ घंटों के लिए वो वहां पर गए, लेकिन इन चंद घंटों के लिए ही इस विवादित शो का हिस्सा बनने पर अनिरुद्धाचार्य को खूब ट्रोल किया गया। इसके जवाब में अब उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अनिरुद्धाचार्य बिग बॉस शो में जाने के लिए सफाई दे रहे हैं। फैला रहे हैं कि मैं बिग बॉस में गया। बिग बॉस में जो जाता है ना, वो 3 महीने के लिए उस घर के अंदर चला जाता है। और मैं तो आपको कथा सुना रहा हूँ, मैं तो आपके बीच में हूँ। जब मैंने टोटली मना कर दिया कि मैं आपका बिग बॉस का हिस्सा नहीं बनूंगा, तब उन्होंने कहा, कलर्स टीवी वालों ने, बिग बॉस की टीम ने, कि महाराज जी अच्छा एक काम करिए, जो 18 लोग यहाँ अतिथि बन के जा रहे हैं, आप उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए, अतिथि बनकर आ जाइए। जी जी। तो अब आप ही बताइए कि मुझे अतिथि बनकर जाना 2 घंटे के लिए सही था या गलत था? अच्छा देखो, मैं अतिथि बनकर भी क्यों गया, उसका भी एक कारण था। कारण ये है, ये बताओ, संत को अच्छी जगह में जाना चाहिए कि बुरी जगह जाकर के भी बुरे लोगों को सही राह पर लाने का प्रयास करना चाहिए। दरअसल कुछ महीनों पहले मीडिया से बातचीत में जब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से बिग बॉस में जाने को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि उनकी तरफ से ऑफर मिला था, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि वहां का माहौल उनके माहौल से मेल नहीं खाता। ऐसे में उनका बिग बॉस के मंच पर दिखना उनके भक्तों और प्रशंसकों को रास नहीं आया। फिलहाल अब इस मुद्दे पर आई उनकी सफाई से लोग कितने संतुष्ट हैं, ये जानने के लिए हमने मथुरा में कुछ साधु संतों से बात की और उनकी राय जानी। गए कितना उचित और अनुचित मानते हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति की परंपरा है और साधु संतों का एक बहुत बड़ा मानक है समाज में। और मैं मानता हूं कि जिस तरह से वहां पर जो व्यवहार होता है, वो वहां व्यवहार गलत होता है और वो एक प्रोपेगेंडा है उनका, और जान करके व्यवहार करते हैं इस तरह का। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के साधु संतों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर इस तरह से मैं देख रहा हूं पिछली बार से कि किस तरह से प्री प्लान करके हमारे साधु संतों को एक अपशब्दों के रूप में बोला गया, अभी मैं देख रहा था। तो ये पूरे समाज को, जो हमारा संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी रीति नीति परंपरा कहीं ना कहीं उसे आहत होती है। तो मैं मानता हूं कि मैं प्रार्थना भी करता हूं कि संतों को ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। बिग बॉस में जिस प्रकार से क्रियाकलाप किए जाते हैं, यह चूंकि एक सामाजिक कार्यक्रम वहां पर नहीं होता है, वह जो बिग बॉस का मंच है वह आर्थिक प्रलोभन का मंच है। वहां पर जितने लोगों को बुलाया जाता है, उनके साथ में क्या क्या किया जाता है, ये सर्वविदित है। कोई किसी से भी यह छुपा हुआ नहीं है, वह प्रायोजित कार्यक्रम है। लेकिन एक सनातन धर्मावलंबियों की अपनी एक भावना है, उस भावना के तहत उनकी कुछ भावनाएं ऐसी आहत हो रही हैं कि आपको कथावाचक हैं, आप एक पीठ पर बैठते हैं और व्यासपीठ पर बैठने वाले व्यक्ति को अपनी मर्यादा स्वयं रखनी चाहिए। वहां स्वाभिवेक से जाना नहीं जाना, यह आपको स्वयं समझना चाहिए था। हमारे धर्म के और हमारी सनातन संस्कार संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। वहां पर ऐसा कोई हमने कृत्य नहीं देखा जिससे हम बच्चों को कुछ शिक्षा प्राप्त करा सकें या समाज को कोई शिक्षा वहां से प्राप्त होती हो, सिवा विकार के, क्योंकि उनको तो पैसा कमाना है कैसे भी। तो मैं इन संतों को आगाह करूंगा कि भविष्य में वो सावधानियां बरतें, फिर आज से आइंदा वो माफी ना मांगे, ऐसा काम करें। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।